नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की डे 3 में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन में 4 पद्धतियाँ आते हैं। पहला है वर्णानुक्रमी पद्धति। वर्णानुक्रमी पद्धति इसमें वर्णानुक्रमी यानी वर्णमाला के अनुसार कवियों के नाम के आधार पर कवियों को रखा जाता है। ये सही नहीं है। हिंदी में ये करने वाले गारजादा दासी जिन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, और दूसरा है शिव सिंह सेंगर। इन दोनों ने वर्णानुक्रमी पद्धति को अपनाया था। दूसरा है कालानुक्रमी पद्धति। कालानुक्रमी पद्धति इस पद्धति में क्या होता है, जन्म तिथि के अनुसार, कवियों के जन्म तिथि के अनुसार रखा जाता है। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्रबंधु की रचनाएं आते हैं। और तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इसमें वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखन पूर्णतः निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और इन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप प्रस्तुत करता है। अगला है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति ये पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति में इतिहास लेखन लिखने वाले हिंदी का पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, और ये 4 पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक मान्य है। अगला काल विभाजन एवं नामकरण की तरफ चलते हैं। पहले गारजादा दासी एवं शिव सिंह सेंगर, इन दोनों ने कोई काल विभाजन नहीं किया है। पहला जो काल विभाजन किया है उनका नाम है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या है, प्रति 11 अध्यायों में विभक्त किया है, और प्रति अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। लेकिन ये भी कवियों के कालक्रम अनुसार है, लेकिन क्या है, इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है। दूसरा जिन्होंने काल विभाजन किया है वो मिश्रबंधु है। उनकी रचना मिश्रबंधु विनोद 1913 में प्रकाशित हुई थी। उनकी काल विभाजन कैसे आते हैं? पहला आरंभिक काल है। आरंभिक काल, पूर्वारंभिक काल, मध्य आरंभिक काल, और दूसरा माध्यमिक काल है। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तीसरा अलंकृत काल है, पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल। चौथा है परिवर्तन काल, और 5वां वर्तमान काल। लेकिन इनकी काल विभाजन में कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है, और उन्होंने 700 से हिंदी साहित्य का इतिहास को शुरू किया है, लेकिन ये 1000 ईस्वी तक ही हिंदी साहित्य रचना शुरू हुई है। अगला है रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। उन्होंने 1929 में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ प्रकाशित किया था। उसमें ये काल विभाजन ऐसे होता है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल, ऐसे इनकी विभाजन आते हैं। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल एवं गद्य काल। बाद में इन्होंने इसे परिवर्तित करके आदिकाल और वीरगाथा काल, आदिकाल नाम लिखा और उसमें वीरगाथा काल जोड़ दिया, और दूसरे में पूर्व मध्यकाल लिखा और भक्ति काल जोड़ दिया, और उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, गद्य काल, ऐसे परिवर्तित करके लिखा है। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इसमें क्या आता है? पहला संधि काल एवं चारण काल।
तीसरा आता है भक्तिकाल, चौथा प्रीतिकाल, पांचवा आधुनिक काल। आदिकाल को इन्होंने दो भागों में विभक्त किया है, संधि काल एवं चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला है गणपति चंद्रगुप्त, उनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ था। इनमें काल विभाजन कैसे होता है? प्रारंभिक काल, मध्यकाल, उसे पूर्व एवं उत्तर मध्यकाल के रूप में विभाजित किया है, और आधुनिक काल। अगला है आदिकाल नामकरण की समस्या। इसमें क्या है? गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। मिश्रबंधु ने क्या नाम दिया? आरंभिक काल। मिश्रबंधु आरंभिक काल, गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? बीज वपन काल। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था, ये सर्वमान्य माना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। अगला हिंदी के प्रथम कवि के बारे में जो मतभेद है वो देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। वे 84 सिद्धों में माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का मानना है कि शालिभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि है, और इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास ये हिंदी की पहली रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में रचित माने जाते हैं। सरहप्पा को हिंदी के पहले कवि माना जाता है, लेकिन उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने उनकी कुछ मुक्तकों को उनकी रचनाओं में शामिल किया है, लेकिन देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माने जा सकते हैं। ये रचना 933 में रचित माने जाते हैं। अगले हम रासों काव्य परंपरा के बारे में देखते हैं। उस वक्त की जो राष्ट्रीय अवस्था थी वो युद्ध के काल थे। वो युद्ध में जो वीरता का वर्णन होता है वो रासों काव्यों में मिलता है। रासों काव्यों को दो तरह से विभाजित किया है, धार्मिक रासों काव्य एवं ऐतिहासिक रासों काव्य। धार्मिक रासों काव्य में जो जैन कवि हैं उनकी रचनाएं आते हैं। मुनि शालिभद्र की बुद्धि रास, कवि आसगु की चंदन बाला रास, कवि आसगु की जीवदया रास, जिनी धर्म सूरी की स्थूली भद्र रास, विजय सेन सूरी की रेवंत गिरी रास, सुमति गुणी की नेमीनाथ रास, प्रज्ञा तिलक की कच्छुली रास, सार मूर्ति की जिन पदम सूरी रास, शालिभद्र सूरी की पंच पांडव चरित रास, और उदयवंत की गौतम स्वामी रास, और शालिभद्र सूरी की जो भरतेश्वर बाहुबली रास, ये भी रासों काव्यों में, धार्मिक रासों काव्यों में गिने जाते हैं। और जो ऐतिहासिक रासों काव्य है उसमें क्या आते हैं? बिसल देव रासो नरपति नाल्ह, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई, परमाल रासो जगनिक, बुद्धि रासो जलहन, विजयपाल रासो नाल सिंह,
और खुमान रासो दलपति विजय, ये सब आदिकालीन रासो काव्यों में आते हैं। इनके रचना काल के दृष्टि में देखते हैं। पृथ्वीराज रासो 1334 में रचित ग्रंथ है और बीसल देव रासो 1212 और खुमान रासो 1729 में रचित माने जाते हैं और विजयपाल रासो 16वीं सदी में लिखित माने जाते हैं और हम्मेर रासो 1353 में रचित माने जाते हैं। रासो शब्द क्या है? रासग शब्द से विकसित हुए हैं, जिसका अर्थ है गेय, छंद। और पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम महाकाव्य है और ये चंद बरदाई हिंदी के पहला महाकवि है। और बीसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान काव्य है और विजयपाल रासो और हम्मेर रासो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अधिकतर रासो काव्य अप्रामाणिक माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है। अगला है नाद साहित्य। नाद संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। नादों का समय 12वीं सदी है और 14वीं सदी तक इनका काल माने जाते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने गोरखबानी नाम से संकलित किया है। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का ज्ञान दिया है। कबीर साहित्य में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यानी जैसे सिद्धों की संज्ञा 84 है, वैसे ही नादों की संज्ञा 9 मानी जाती है। अगले हम सिद्ध साहित्य की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं वो विकृत होकर सिद्ध साहित्य बना है। ये वज्रयान संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हुआ है। इनकी संख्या पहले ही बता चुकी हैं, 84 इनकी संख्या है। ये लोग अपने नाम के पीछे पा जोड़ते हैं। सरहप्पा, लुइप्पा, शबरप्पा, डोम्बिप्पा, ऐसे सभी के नाम के आगे पा होता है। इनका जो समय है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सरहप्पा के प्रमुख रचनाएं हैं दोहा कोश जो 769, इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है। इनकी 32 रचनाएं उपलब्ध हैं। तो शबरप्पा, इनकी चर्यापद प्रमुख है, ये 789 में रचित माने जाते हैं। लुइप्पा शबरप्पा का शिष्य है, रचना का उल्लेख नहीं है। अगला है डोम्बिप्पा। डोम्बी गीतिका इनकी रचना है, 840 में लिखित माने जाते हैं। और अगला है कणहप्पा, 74 ग्रंथों के रचयिता है। इनके काल है 820 ईस्वी इनका काल माना जाता है। अगला है कुक्कुरिप्पा, ये 16 ग्रंथों के रचयिता है। आदिकाल का एक प्रमुख साहित्य है खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो, जो 1255 से 1324 तक इनकी जीवन काल है। और उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ लिखी है। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। यानी इनकी ये खड़ी बोली का जो प्रथम कवि है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। खुसरो के ग्रंथ की संख्या 100 बताई जाती है, जिसमें अब 20-21 ही उपलब्ध है। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, खुसरो की मुक्करियाँ, 2 सकुने और गज़ल, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अमीर खुसरो की कृति खालिक बारी एक शब्दकोश है, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची
कोश है। खुसरो की प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे। खुसरो तथा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के परम शिष्य भी थे। विद्यापति की जो पदावली, विद्यापति भी आदिकाल में गिने जाते हैं। विद्यापति का रचना काल 15वीं शताब्दी माने जाते हैं। उन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की है। इनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और उन्होंने अपभ्रंश भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी है। वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति को मैथिली कोकिल कविशेखर अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। विद्यापति शैव थे तथा उनकी पदावली में भक्ति एवं श्रृंगार का समन्वय दिखाई पड़ता है। हम इसकी रचनाओं के बारे में देखते हैं, आदिकालीन रचनाओं के बारे में। संदेश रासक अब्दुर्रहमान की रचना है, 12वीं शताब्दी में हुआ है। पाउनचरियु स्वयंभू की रचना 8वीं शताब्दी में, ये राम कथा है। और रिठ्ठणे चरियु स्वयंभू की रचना है, 8वीं शताब्दी में हुई है, कृष्ण कथा है। और नागकुमार चरियु स्वयंभू की रचना है, 8वीं शताब्दी में हुई है। और महापुराण पुष्पदत्त की रचना है, 10वीं शताब्दी में। ये तीर्थंकरों एवं राम कृष्ण का चरित्र है इसमें। और भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, 10वीं शताब्दी में। वणिक पुत्र भविष्य दत्त की कथा है इसमें। उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी की रचना है, 12वीं शताब्दी में हुई है। नित्य गीत रास काव्य है। और अगला है परमात्मा प्रकाश जोइंदू की रचना है, 6वीं शताब्दी में हुई है। धर्म दर्शन है इसमें। योगसार जोइंदू की ही रचना है, 6वीं शताब्दी में हुई है और धर्म दर्शन ही है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना 11वीं शताब्दी में हुई है। इसमें दार्शनिकता, विद्याधार, जज्जल, बब्बर एवं शाइदर की रचनाओं का संकलन इसमें होता है और छंद शास्त्र भी इसमें है। अगला ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ की रचना है, विरह काव्य है, 11वीं शताब्दी में रचित है। मैथिली में रचित ज्योतिषीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, ये भी हिंदी की प्रमुख रचना है। राउल बेल नामक गद्य रचना की रचयिता रोड़ा है, एक शिलांकित कृति है। इसकी रचना काल क्या है, 10वीं सदी है। रासो काव्यों की आदिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। रासो काव्यों की रचना वीर श्रृंगार की प्रधानता, संदिग्ध प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना की प्रचुरता, संकुचित राष्ट्रीयता, मुक्तक एवं प्रबंध काव्यों की रचना, छंदों की विविधता, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल भाषा मतलब अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का योग है। पिंगल मतलब अपभ्रंश प्लस व्रज भाषा का योग है। टेस्ट के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।